बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव में पुराने चेहरे हैं तो इस बार नए चेहरे भी दिखाई देंगे। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है जो एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर रहे, लेकिन अब वो जन सेवा के लिए आ चुके हैं। नुरुल हुदा रेल आईजी के पद पर रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया और जन सेवा के लिए चले आए। नुरुल हुदा से जानेंगे कि खाकी छोड़ के खादी का ये सफ़र आखिर कैसे उन्होंने और क्या सोच के शुरू किया। नुरुल जी, आपकी गिनती एक कर्तव्यनिष्ठ और डाई ऑनेस्ट ईमानदार अधिकारी के रूप में रही, जो केवल और केवल अपनी ड्यूटी के लिए जाना आता था, अपने कर्म के लिए। फिर ये खाकी से खादी का सफ़र कैसे दिमाग में आया? थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। मैं सिविल सेवा वर्ष 96 का रेल सुरक्षा से संबंधित अधिकारी रहा हूँ और 28 वर्षों की लंबी सेवा के बाद मैं एडीजी ग्रेड में पहुँच गया था, लेकिन 5 वर्षों की और सेवा बची थी। आप जब ऊपर जाते हो ना, तो जैसे जैसे आपका पद बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी सेवा जो है अंतिम चरणों में जाती है, आपका जो है ना दायरा सीमित होता जाता है और आपका स्कोप ऑफ वर्क भी लिमिटेड हो जाता है। आपका एरिया ज़रूर बढ़ जाता है, आपका प्रेजेंस जो है एक बड़े लार्जर एरिया को होता है, लेकिन पब्लिक कांटेक्ट जो है वहाँ तक जाके बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो मैं पब्लिक कांटेक्ट से बहुत दूर था और पारिवारिक रूप से भी मैं बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और मैं घर से कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारियों के साथ नहीं था। तो चूँकि मैं बिहार में पैदा हुआ और बिहार में ही पला बढ़ा, यहीं से मैंने सिविल सेवा क्वालिफ़ाई की, तो एक मन में कसक रहती है कि लौट के बिहार जाना है, अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है। और मैं जहाँ जिस माहौल में पला बढ़ा, जिस तरह से मैं यहाँ पहुँचा सिविल सेवा तक, मैं चाहता था कि हमारे समाज के और हमारे गांव के भी जो लोग हैं उन सब में मैं भी थोड़ा प्रयास करूं। करता रहा हूं, लेकिन चाहता था कि फ्री होके अच्छे ढंग से करूं और लोगों को पुश करूं और बच्चों को थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन दूं कि आगे जाइए और ऐसे ऐसे देश की जितनी भी, क्योंकि मुख्यतः जो है ना पीड़ा इस बात की है कि हमारा समाज जो है ना वो कोशिश नहीं करता है। तो हमको ये एक तरह से जो है ना आपका ये एंकरिंग करनी है कि कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप आईपीएस थे। एक बिहार के साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक रिकॉर्ड भी है। पहले भी कई आईपीएस बिहार की राजनीति में आए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। असफल होने वालों की जो संख्या है वो सफल होने वालों से ज़्यादा है। इस बारे में कभी आपने सोचा कि जिस स्टेप को उठाने जा रहे हैं, जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी? नहीं, आपने सिक्के का एक पहलू देखा है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा किया है। जो प्रशासनिक रूप से जो भी जैसे जिसका भी चयन आईएएस की परीक्षा के थ्रू होता है, वो बहुत ठोक बजा के होता है। और जो लोग आए हैं, आप देखे होंगे कि आप मैं आपको दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि लोगों ने हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पब्लिक लाइफ में जो भी इम्प्रूवमेंट लाने हो, तो वो सिविल सेवा के जो लोग हैं वो आगे रहते हैं, हमेशा से अग्रणी रहे हैं। आपने दो चार जो हमारे भाई लोग हैं उनका एग्जांपल दिया, जो लोग पॉलिटिकली उनका स्टिंट जो है पॉलिटिकल जो कहते हैं एक्सपेरिमेंट, वो फेलियर रहा। तो हम लोग बेसिकली पॉलिटिक्स के लिए बने नहीं हैं और हम सब जो है ना बहुत स्वीट हार्ट, बहुत स्ट्रेट हार्ट लोग होते हैं। तो स्ट्रेट हार्ट लोगों के लिए पॉलिटिक्स थोड़ा मुश्किल है। पॉलिटिक्स जो है बहुत गूढ़ विषय है और बहुत ही, आप इस चीज़ को भी मान रहे हाँ हैं कि मुश्किल है? हाँ, या पॉलिटिक्स बहुत गूढ़ विषय है और बहुत ही यहाँ बहुत ही डीप जिसको कहते हैं ना वो है। तो उसमें हम लोगों की शायद वो अंडरस्टैंडिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पुलिसिंग के अनुभव है, वो शायद यहाँ उतना प्रभावी नहीं है। यहाँ पॉलिटिशियंस की लाइफ बहुत ही मुश्किल है और ऐसा नहीं है कि उनका जीवन आसान है या बहुत आसान काम है पॉलिटिक्स करना। अब इतना बड़ा एरिया और इतने बड़े लोगों को और इतने बड़े क्लाइंटल को एक साथ हैंडल करना मतलब टफेस्ट टास्क आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स को। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपके बारे में पढ़ी थी कि आप अपने गांव में बच्चों को शायद आज भी
निःशुल्क स्टडी कराते हैं, ये कहाँ तक सही है? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मैं इनफैक्ट मेरे फादर और मदर बहुत पहले, दे पास्ट अवे वेरी अर्ली। तो तब मैंने जो है ना डिसाइड किया कि मेरा जो घर है वो खाली पड़ा रहता था, तो मैंने बच्चों के, कितने बच्चे हैं अभी? कितने से आपने शुरुआत की थी? आई थिंक बहुत वक्त हो गया, 20 साल के करीब हो गया, 15-20 साल से ज़्यादा, 15 साल से ज़्यादा हुए होंगे, लगभग 18-19 साल हुए होंगे। और बच्चे अभी लगभग अराउंड 300 अराउंड है, 270-80 जो भी हों। कभी आते हैं, बच्चों का है ना कि वो तो अपनी मर्ज़ी से कभी आए कभी नहीं आए। अच्छा, वो है कि बहुत एलिमेंट्री एजुकेशन में हम वर्क करते हैं। और मेरा अपना जो बिलीव है वो है कि मैं इंग्लिश मीडियम, साइंस, मैथ और मॉडर्न एजुकेशन का हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। तो मेरा प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आए या हम जिनको भी पढ़ाए, वो उनका वे ऑफ लर्निंग और टीचिंग ऑफ लर्निंग, मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो ऑलवेज इंग्लिश रहे, क्योंकि वो आगे ले जाता है बच्चों को। जब आप राजनीति में आ रहे थे, जब ये खबर आई कि आप इस्तीफा दे के आ रहे हैं, तो साथ साथ एक उसके पीछे एक लाइन और आया कि आपने वर्तमान केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आकर के इस्तीफा दिया है और राजनीति में आप आ रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये कोई इंसिडेंस कह लीजिए आप इसको। और सरकार, और जो सरकार जैसे हम लोग जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी जिम्मेवारी नौकरी से बाहर जाने के बाद और बढ़ जाती है। तो जैसे हम एक मोरल और इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं। तो सरकार में आप जब भी रहें, जैसे भी रहें, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। उस अप्स एंड डाउन और सरकार के इंट्रिकेट इश्यूज़ को आप बाहर जाके डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा कोई। ऐसा कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप जब राजनीति में आ रहे थे तो आपके सामने तो तमाम ऑप्शंस थे, बहुत सारी पार्टियां हैं, देश में पार्टियों की कमी नहीं है। वीआईपी को आपने क्यों चुना? दो वजह बता सकता हूँ। पहली वजह तो ये कि हमारा समाज जो 18% अल्पसंख्यक का समाज है इस देश में, पॉलिटिकली अनटचेबल हो गया है। आप इस चीज़ को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। पॉलिटिकली हम अनटचेबल हो गए हैं। हमारा वोट सबको चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन डे बाय डे लेस हो रहा है। वो इटर्नल ट्रूथ है, दैट इज़। आप पार्लियामेंट का और असेंबलीज का जो डाटा देखेंगे तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस वो घट रहा है, एवरी डे घट रहा है। तो पॉलिटिकली हम लोग वल्नरेबल हैं। और ठीक है, एक एफर्ट हुआ दूसरी तरफ से। अब आरएसएस हैज़ कम इन 1925, 100 साल होने जा रहे हैं उनको, वो 100 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो 100 साल के प्रयास का ये नतीजा है कि पहले जो एक होता था ना कि एक प्लेटू था, जो माइनॉरिटीज़ वोट का एक प्लेटू था, जो 18% का एक इकट्ठा वोट था। पहले तो ये हुआ कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वोट बैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल चॉइसेस होने चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आप दूसरे वोट बैंक बनाओ और इनका वोट बैंक को डिवैल्यू करो, डिसइंटीग्रेट करो और डीह्यूमनाइज कर दो। तो हमारे वोट बैंक का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। हमारा वोट जो है डिसइंटीग्रेट हो तो गया। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपकी जो 18% की आबादी है उसको केवल और केवल तमाम पार्टियों ने वोट बैंक ही समझा है। वोट बैंक समझा का मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक 18% का जो वोट होता था, उसको एलिगेशन ये था ना कि ये वोट बैंक है, ओनली पर्टिकुलर पार्टी को, सेकुलर पार्टीज़ को ही वोट देता है। तो ये अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल विल को प्रेफर करना चाहिए, हमारी और आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस को प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल चॉइसेस का मतलब, हमने कोई ऑफ़र दिया है क्या? बेहतरी का ऑफ़र दिया है उनको? हमने तो ये कहा कि भाई आपका वोट इकट्ठे अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल जो आपका वोट है आप मुझे क्यों देंगे, मुझे क्यों लाइक करेंगे, उसका हमने कोई ऑल्टरनेट उनके सामने तो रखा नहीं है। हमने उनको एक तरह से, जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया, उनको अनटचेबल बना दिया। और आप बहुत हद तक कह सकते हैं कि डीवैल्यूड कर दिया। अब मुस्लिम्स वोट का जो वैल्यू होता था, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां भागती थी उनके पीछे ना, आज तो वो हो नहीं रहा है। आज तो ये है कि
आपका वोट बहुत मैटर नहीं करता है। नहीं नहीं, आज भी हो रहा है। तमाम पार्टियां हैं जो रहनुमा होने की बात करती हैं, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, प्रशांत किशोर की जनसुराज हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इवन बीजेपी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, संविधान, ये सब बातें करते हैं। तो सब तो बात कह ही रहे हैं। बिहार में तो एक जिस पार्टी को आप देखेंगे वो तो यही कहेंगी। वही मतलब वही मैं जानना चाह रहा था कि फिर मुकेश साहनी से फिर कैसे आपको लगा कि हाँ ये आपके समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। नहीं, मुकेश सहनी पे मैं आता हूँ। पहले तो ये है कि जितनी पार्टी है ना, वो मुसलमानों को ये कह रही है, जो जो भी मतलब वोटर्स को कह रही है। मुसलमानों में डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं, मुसलमानों का कोई बहुत इकट्ठा तो वोट रहा नहीं। तो प्रशांत किशोर जी हैं और ओवैसी जी हैं, पासवान जी भी हैं, सब लोग हैं। तो ये सब लोग नेगेटिव कंपेनिंग कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको इस देश का जो है इंक्लूसिव ग्रोथ में, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल सिटीजनशिप में व्हाट हैज़ बीन कमिटेड बाय ऑनरेबल सरदार पटेल, मैं वो दूंगा आपको। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप उनको वोट देते थे, वो आपके साथ अच्छा नहीं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, तो मैं आपको जो है, आप मुझे वोट दीजिए। यही कह रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें क्यों डिफरेंट अदर्स क्यों ट्रीट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वही हूँ जो आप हो। तो मुझे भारत के आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और हर चीज़ में वही इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, वही इक्वालिटी चाहिए। मुझे इक्वालिटी विद इक्विटी चाहिए, जो व्हाट सरदार पटेल हैज़ कमिटेड ऑन 25th and 26th मई ऑफ 1949 टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि द Muslims are the equal citizen and they have the equal participation and equal opportunities all the prospect of growing India। तो हम इस बढ़ते हुए भारत में हमारा इक्वालिटी को, हमारी इक्विटी को कहाँ आप छोड़ दोगे? और हमें अगर आप छोड़ दोगे तो क्या ये समाज, ये देश हमको छोड़ के आगे बढ़ पाएगा? हम आपके लिए जिम्मेवारी बन जाएंगे, आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमें ना रिजर्वेशन चाहिए, ना कोई फेवर चाहिए, ना कोई कंसेशन चाहिए। हम तो रिजर्वेशन छोड़ने वाले लोगों में से हैं। हमने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिलीजियस माइनॉरिटी के और रिलीजियस प्लेस जब डिसाइड हो रहा था, मिस्टर पटेल वाज द चेयरमैन, उस वक्त हमने वॉलेंटरली, मुसलमानों ने वहाँ जाके छोड़ दिया अपना रिजर्वेशन, अपना कंसेशन। तो हम लोग तो इक्वा, हमें ये कहा गया कि आप भारत के हर एक आम नागरिक की तरह भारत के वही नागरिक हो, वही अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वही इक्वालिटी आपको दी जाएगी, वही इक्विटी आपका रहेगा जो किसी हिंदुस्तानी का है। तो हम तो हिंदुस्तानियत वाले लोग हैं, हमें कोई उनसे कोई फेवर तो नहीं चाहिए। हाँ, एक मुकेश सहनी वाला आपका प्रश्न अनुत्तरित रह गया। ऐसा है कि वही मैंने कहा कि भाई बहुत ये ऐसे मुकेश सहनी जी जो है ना, बहुत ही सिंपल आदमी है। मेरी थोड़ी पहले से उनसे वाकफियत थी, मेरा मतलब पहले से उनसे इंट्रोडक्शन था। तो जब ये रिजिग्नेशन के बाद मैंने सोचा कि कुछ तो करना है। एक्चुअली विलेज आना था मुझे। तो अब जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, ऑब्वियसली मुझे आई वॉज हैविंग टच्ड विद सो मेनी पार्टीज, इसमें कोई बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट नहीं है। लेकिन लगता है ना, जैसे हम लोग जो है ना सरकारी सेवा में जाने के बाद लगता है ना कि आपको जहाँ वैल्यू मिले, जहाँ आपका सम्मान रहे, जहाँ आपकी रीच रहे लीडरशिप तक। अब जैसे बाकी पार्टियाँ बड़ी हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, वो मुझे वक्त तो दे नहीं पाएंगे, या मेरे लिए उनके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है। मुकेश जी के पास ये स्पेस अवेलेबल था जहाँ मैं अपने मन की बोल सकता हूँ, जहाँ मुकेश जी से मेरी बहुत मतलब अच्छी, जिसको कहते हैं ना, कंपेटिबिलिटी है। तो मैं उनके साथ एक वो कर सकता हूँ ना, सिंक्रोनाइज करता हूँ कि ये मेरी बात सुनेंगे। सुनना ही सबसे बड़ा इशू है। दूसरा कि वो टाइम देते हैं प्रॉपर। दूसरा, मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो भी दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, चाहे उनका रिजर्वेशन का इशू हो, उनके समाज का हो, या हमारे समाज के डिप्राइवेशन का हो, उसमें मैं, उन्होंने मुझे बुलाया। आप मुझे ये सोच रहे हो कि मैंने क्यों वीआईपी ज्वाइन किया, लेकिन आपका काउंटर क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि वीआईपी ने मुझे क्यों बुलाया। वाई वीआईपी हैज़ चूजन मी? बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज टू द मुस्लिम मास। मुस्लिम समाज को ये संदेश जाना चाहिए कि मिस्टर मुकेश सहनी अच्छे से इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, और उनके पास कंसर्न है कि हमारा समाज का एक बड़ा तबका है जो भी मुख्य धारा से पिछड़ रहा है। तो उनके पास ये स्पेस है। वो कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करिए, हम सब आगे मिलकर बढ़ेंगे। और हमारी आवाज़ को आगे ले जाने में अगर वो थोड़ा भी सहयोग करते हैं, हमारी बात को उठाते हैं,
तो हमें तो देखिए इंडिया में तो हमें पॉलिटिक्स करनी है, तो बाईपोलर पॉलिटिक्स हो गई है अभी। तो बाईपोलर में जो आइडियली हमसे सिंक्रोनाइज करेगा, जो हमारे नियर है, हम उसी ऑब्वियसली उसी फ्रंट पे जाएंगे। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि चुनाव लड़ने की तैयारी है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव मतलब लड़ने की तैयारी कह सकते हैं, लेकिन वो है कि जब तक सीट डिसाइड नहीं होता इंडिया। लेकिन लड़ेंगे ना, तय है? नहीं मतलब पार्टी अध्यक्ष कहेंगे तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा आना, पार्टी का मुझे बुलाना और पार्टी का ये मैसेजिंग टू द सोसाइटी ऑफ स्पेशली द माइनॉरिटी सोसाइटी की, मतलब वी आर ओपन टू द माइनॉरिटीज़ एंड वी एक्सेप्ट कि भाई हम माइनॉरिटीज़ को भी प्रॉपर शेयर और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो मुझे बुलाया गया उसी सोशल मैसेज के लिए, पॉलिटिकल मैसेज के लिए। तो दैट इज़ अ मैसेज। हाँ, ऑब्वियसली चुनाव आएगा तो फिर जगह भी डिसाइड हो जाएगी कि कहाँ से लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ नुरुल होदा। काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही और साथ साथ ये संदेश भी दे दिया कि चुनाव आएगा तो वो उसके लिए तैयार भी हैं। बहरहाल चुनाव आने में ज़्यादा दिन नहीं है, थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है और ऐसे जिस तरीके से राजनीति की जो लहरें और बिसात बिछ रही हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में राजनीति जो है वो किधर जाएगी। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।